अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने के बाद हौलनाक इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून साबिक DGI और बानी PTI के गठ जोड़ का जो इल्ज़ाम लगाती रही, अब इसको तक़वियत मिल रही है। जेल से सहूलतकारी का इल्ज़ाम हो या फिर सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज में इदारों के खिलाफ मुहिम का मामला हो, इसके ताने बाने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और बानी PTI के गठ जोड़ से ही मिल रहा है। और ये बात अब हकीकत है कि बानी PTI अब तक साबिक DGI को अपना असासा कहते हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के गठ जोड़ की कहानी की एक तारीख, जिस पर एक नज़र डालते और आपके सामने तमाम तर डिटेल्स रखते हैं। सन 2018 के इंतखाबात के बाद बानी PTI मुल्क में इत्तेहादियों के साथ हुकूमत कायम करते हैं, जिसके बाद 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को ISI का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाता है। बतौर DGI फैज हमीद PTI और बानी PTI के बहुत करीब समझे जाते थे। इस कुर्बत का तासुर खुद बानी PTI और उनके मुखालिफिन के मुतादिद बयानात से भी मजबूत हो जाता है। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार के आखिरी चंद माह के दौरान DGI की तब्दीली से मुतालिक मामले पर पाक फौज और उनकी हुकूमत के ताल्लुकात में तलखियाँ पैदा होने की खबरें भी सामने आई थी और बानी PTI ने बाद में अपनी हुकूमत के खात्मे में इस मुबैना तनाज़े को भी एक वजह करार दिया था। जब अप्रैल 2022 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया गया, तो इसके कुछ अरसे बाद मई 2022 में इमरान खान ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्हें पहले ही मालूम हो चुका था कि उस वक्त की अपोजिशन PTI हुकूमत को हटाना चाहती है। बानी PTI ने इस इंटरव्यू में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हवाला देते हुए कहा था कि इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारे इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हों जब तक ये सर्दियाँ ना गुजर जाएँ, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंखें और कान होता है। फिर इसी तरह साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने साबिक DGI और बानी PTI के गठजोड़ का हवाला देते हुए ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन पर बानी PTI के मुखालिफिन के खिलाफ फैसले देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने साबिक DGI फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि सन 2018 में आम इंतखाबात से कबल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद यानी साबिक जो DGC थे उस वक्त उनके घर में आए और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की दरखास्तों को ना सुनने का कहा। लेकिन फैज़ हमीद ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में अपना जवाब जमा कराते हुए इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। फिर इसी तरह कौमी असम्बली में बानी PTI के नंबर्स पूरे करने के लिए भी साबिक DGI पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगता रहा है और अब भी साबिक DGI और बानी PTI के गठजोड़ कहानियाँ सामने आती चली जा रही हैं। जाहिर है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को जन्म देने का इल्ज़ाम भी साबिक DGI पर लगता है और तहरीक इंसाफ पर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि वो इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चला रहे हैं और अब इसके सबूत भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले आर्मी चीफ की डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से जो गुफ्तगू है, ज़रा उसकी एक झलक के सामने रखता है। सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ताकि लोगों को बेजा ईजा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। पाकिस्तान में आजादी इजहार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाजत जरूर देता है, मगर आईन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आर्मी चीफ वाज़ेह कर रहे हैं, डिजिटल दहशतगर्दी पर बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी इस पर बात करते हैं और इस मुतालिक जो अब जो रेवलेशंस हैं, इंकशाफात जो मुनकशफ हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स है, वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक मुख्तसर सा अज़ान मगरिब का वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं और फिर कमर ज़मान कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर आर्मी चीफ और हुकूमत ने बार बार तशवीश का इजहार किया और यह भी कहा गया कि मुहिम चलाने वालों को कानून के कटहरे में लाना जरूरी है। और अब इस पर नई डेवलपमेंट सामने आई है। ज़राए के मुताबिक 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के मरकजी मीडिया डिवीजन से मिलने वाले शवाहिद ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्तों की कलई खोल दी है। सियासी जमात के मरकजी मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं, जिसमें सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और आलमी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रियान ग्रिम के दरमियान व्हाट्सएप राब्ते मंजर आम पर आए हैं। ज़राए के मुताबिक
रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रिम से बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 को हुआ। रऊफ हसन ने ग्रिम को 21 जनवरी को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद देते हुए राब्ता कायम रखने का कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रऊफ हसन और ग्रिम के दरमियान ये राब्ते मुख्तलिफ उमूर पर वक्तन फवक्तन जारी रहे। रायन ग्रिम ने 8 जनवरी 2024 को रऊफ हसन को बजरिया पैगाम बानी पीटीआई के 15 मई को लिखे गए मवाद की तस्दीक चाहिए। रायन ग्रिम ने रऊफ हसन से हमले में बच जाने से मुतालिक पूछा और सवाल किया कि क्या ये मवाद आपका तहरीर करता है, हम आपका नाम जाहिर नहीं करेंगे। जवाब के लिए रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रिम के साथ बजरिया व्हाट्सएप कॉल पर राब्ता किया गया। रायन ग्रिम गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ तारीखों में सियासी जमात के हक़ में मुतअद्दिद आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं। ज़राए के मुताबिक रायन ग्रिम ने 9 अगस्त 2023 को साइफर को बुनियाद बनाकर इंटरसेप्ट पर आर्टिकल लिखा। अगस्त 2023 को साइफर की बुनियाद पर लिखे गए रायन ग्रिम के आर्टिकल के बाद ये प्रोपेगेंडा किया गया। ज़राए का ये कहना है कि 18 दिसंबर 2023 को रायन ग्रिम का तहरीर करदा एक और आर्टिकल मंजर आम पर आया। 9 फरवरी को उन्होंने आर्टिकल में अफवाज पाकिस्तान के इलेक्शन में मुलव्विस होने का प्रोपेगेंडा किया और 11 फरवरी को आर्टिकल के जरिए इलेक्शन नताइज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ज़राए के बकौल 26 फरवरी को रायन ग्रिम ने आर्टिकल के जरिए अमरीकी सदर से पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना करने का मुतालबा किया और ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने 27 जून को आर्टिकल लिखकर आलमी जरीदे इंटरसेप्ट पर फिर प्रोपेगेंडा किया। और अब इन आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था, ये भी इस्टाब्लिश हो रहा है। अब जैसा कि बानी पीटीआई को जेल में सहूलतकारी का मामला भी गर्म है और इस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। बानी पीटीआई इमरान खान को अडियाला जेल में सहूलतकारी करने के मामले पर महकमा जेल खानाजात पंजाब में बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को भी हिरासत में ले लिया और साबिक आईजी जेल बानी पीटीआई के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहले ही अडियाला जेल के साबिक अफसरान को पूछगछ के लिए तहवील में लिया हुआ है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी तेज़ी से सामने आ रही हैं और जाहिर है ये जहाँ बड़ी डेवलपमेंट्स है वहीं अपनी मिसाल आप भी हैं, अनप्रेसिडेंटेड भी है। सारे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा काबिल ज़बान कायरा साहब ने अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हो और उनके साथ उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी असल में इसमें पैगाम क्या है और किसके लिए मैसेज है, आप क्या समझते हैं? देखिए, बड़ा ही गैर मामूली वाक़या है। फौज अपने सिपाही पे हाथ डालते हुए भी सोचती है और जहाँ एक सीनियर रैंक के बंदे यानी लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी साबिक डीजी ISI उनको गिरफ्तार करना, उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करना, ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या है। और कुछ ऐसा ही कुछ ऐसे ही सबूत फौज को मिले होंगे जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला किया गया है। ये कोई आम वाक़े की बात नहीं है, ये किसी के लिए पैगाम नहीं है। मेरा ख्याल है पैगाम के और बड़े ज़राए हो सकते हैं। ये वाज़े तौर पे इस बात का इशारा है कि जनरल फैज़ ने कुछ ऐसा काम किया है जो रूटीन लिमिट से बहुत बियॉन्ड चले गए। वरना नॉर्मली जो मेरी इत्तला है, फौज के अंदर अगर किसी से कोई मामूल की छोटी मोटी गलती होती है या कोई संजीदा गलती भी होती है तो उनको एक आध दफ़ा वार्निंग दी जाती है या किसी दरमियाने साथी से या किसी सीनियर कोलीग को कह के उसको ज़रा समझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ मामला उससे बियॉन्ड चला गया है और गिरफ्तारी करके कोर्ट मार्शल शुरू हो गया और उससे पहले इन्वेस्टिगेशंस हुई। ये बहुत गैर मामूली वाक़या है। तो कायरा साहब, आपको क्या लगता है कि ये मामला फौज का अंदरूनी मामला ही रहेगा या इसके कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल डोमेन में भी हो सकता है? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो बात की बातें हैं। इस वक्त तो उन्होंने अपने इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसको देखना है। दोनों जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई ISPR से, उसके मुताबिक तो ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी एक का मामला है। और कल उन्होंने जो दूसरे जो 2-3 लोग पकड़े गए ऑफिसर्स, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई है उससे ये एक इशारा मिलता है कि उनके कुछ पॉलिटिकल एंगलिंग थी जिसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अभी तक मजीद कोई बात सामने आई नहीं। क्या सी है ये देखे ना कायरा साहब, बात सिर्फ जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तक नहीं है बल्कि एक बड़ा नेटवर्क लगता है कि जो बारी बारी जिसमें मौजूद लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। साबिक IG जेल खानाजात की गिरफ्तारी हुई है
तो आपको क्या लगता है कि ये मामला अल्टीमेटली सियासी रंग इख्तियार करेगा, कोई सियासी शक्ल इख्तियार करता हुआ देख रहा है? देखिए, अगर किसी ने अपने इख्तियार से नाजायज फायदा उठाया है या किसी ने बियॉन्ड जाके रियासत की हदूद को फलांगने की कोशिश की है, तो वो जो भी होगा वो सजावार ठहरेगा। इदारे ने तो अपने अंदर अपने लोगों को ही उनका ही एहतसाब करना है। अगर कोई दीगर लोग होंगे तो वो मुतलका कानून के तहत डील हो जाएंगे। हाँ, ये बात समझ आती है कि जनरल फैज अगर किसी मामले में इन्वॉल्व थे तो वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ उस एक्ट में कुछ लोगों की उन्हें आनत हासिल होगी और वो लोग वही होंगे जो उनके ज्यादा काबिल एतबार होंगे, यानी उनके सर्विस के दौरान उनके जो सबॉर्डिनेट्स रहे, उनके साथ जो काम करते रहे, वही लोग होते हैं ना जो ज्यादा काबिल एतबार हो सकते हैं, जिनके साथ आपका अच्छा और कुर्बत का वक्त गुजरा होता है। तो ये ऐन मुमकिन था। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये अकेले नहीं होंगे, इनके साथ भी कुछ लोग होंगे, लेकिन लेटर ऑन को पता चलेगा, फिर वो बात सामने आ गई। अभी शायद और भी कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन में सामने आए। देखिए, फौज ने जो करना था वो किया, अपने लेवल पे जो बड़े से बड़ा एक्शन ले सकती थी वो लिया गया है, और इससे बड़ी डेवलपमेंट और क्या हो सकती है कि फॉर्मर स्पाई मास्टर कोई तहवील में लेके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन जो इससे जुड़े हुए दीगर लोग हैं जिनका ताल्लुक फौज से नहीं है, जो सिविलियन इदारों से है, पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे, वो डोमेन आपको लगता है हुकूमत का डोमेन नहीं है? क्या हुकूमत अपने डोमेन में रहते हुए उन लोगों के अगेंस्ट भी कोई एक्शन कर सकती है आने वाले दिनों में? जी, जिसके भी करने का काम होगा उसको ये काम करना होगा। अगर फौज ने अपने अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया तो किसी सिविलियन को भी स्पेयर नहीं किया जाए। और जैसा तासुर मिल रहा है कि खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ नेक्सस था जनरल फैज हमीद का, और ये बात अगर इस्टेब्लिश हो जाती है कि जनरल फैज हमीद उस पॉलिटिकल पार्टी की सहूलतकारी भी कर रहे थे और वो पॉलिटिकल पार्टी मुलव्विस थी, 9 मई का मामला भी है, तो फिर हुकूमत उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने या फिर उसके बानी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने जैसा इंतहाई इकदाम ले सकती है कायरा साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी इस मामले को पहले खुलने तो दें, इसकी चार्जशीट तो पूरी सामने आ जाए कि है क्या, उसके बाद ही कोई क्या लगता है ना। और जमातों पे पाबंदी लगाना कभी मसले का हल नहीं हुआ। आप एक जमात पे पाबंदी लगाते हैं, वो कोई दूसरे नाम से जमात रजिस्टर करा के वो लोग उसमें शामिल हो जाएं, तो क्या आप उनको रोक पाएंगे? और आज के दौर में नॉमेनक्लेचर जो है ये कोई बड़ी काम की बात नहीं है। ये उस दौर का इशू था जब सोशल मीडिया या मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर ऐसा होता भी है तो इसका कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग कायरा साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, जो कुछ हो रहा है आपको लगता है कि इससे फौज अपने आप को एपॉलिटिकल रख पाएगी और ज़्यादा मौसर तरीके में फौज ये साबित कर देगी कि हम एपॉलिटिकल है, या फिर फौज का सियासी असर और रसूख बढ़ जाएगा? मेरा ख्याल है जी कि आप इसको पहले एंगल में देखिए कि फौज अपने असर को, असर रसूख को सियासत से हटाना चाहती है। और जनरल फैज साहब के जिस दौर के बारे में उनसे तहकीकात या उनसे पूछगिछ या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, वो दौर उनकी सर्विस के बाद का दौर है, वो यूनिफॉर्म उतार देने का दौर है उसके बाद। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इस बात की तवक्को करनी चाहिए कि अब आइन के तहत ही सब लोगों को चलना होगा, आइन के अंदर रहते हुए अपने अपने दायरे कार में जाना होगा, और यही बेहतरी का रास्ता है। कायरा साहब, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बरमुदा ट्रायंगल का जिक्र किया कि उसके अंदर जनरल फैज, इमरान खान और जनरल बाजवा भी शामिल हैं जिन्होंने 9 मई किया, और वो तो कार्रवाई का मुतालबा करते हैं अगेंस्ट जनरल बाजवा 2। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जनरल बाजवा के अगेंस्ट एक्शन का मुतालबा करती है? मैंने अर्ज किया कि अभी तक हमारे सामने जो बात है वो जनरल फैज के यूनिफॉर्म उतार देने के बाद, यानी पोस्ट रिटायरमेंट जो उनके इक़दाम थे उनका जिक्र हो रहा है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म या ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने जो काम किए, उनको शायद इदारे की पूरी पनाह हासिल थी और उनको इम्यूनिटी है, या अभी तक उसके बारे में कोई जिक्र नहीं सुना। लिहाजा जो चीज सामने है वो तो पोस्ट रिटायरमेंट है, उसके अंदर जनरल बाजवा का जिक्र नहीं आता। देखा कायरा साहब, पोस्ट रिटायरमेंट तो कुछ और लोग भी हैं, जैसे एक साबिक IG जेल हो गए, उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का नाम भी आ रहा है। तो अब साकिब निसार के अगेंस्ट अगर इस्टेब्लिश होता है कि वो भी थे, तो ये कार्रवाई तो फौज नहीं करेगी ना, फिर तो हुकूमत को भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर हुकूमत कोई कार्रवाई इनिशिएट करेगी? देखिए, मैंने अर्ज किया
के जनरल फैज के और उनके साथियों के खिलाफ भी उसकी तफसील आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। वो तफसील सामने आएगी तो हम कर सकते हैं ना कि इसी तरह का जुर्म फलां शख्स से भी हुआ है, फलां शख्स से भी हुआ है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जब तक वो चार्जशीट सामने ना आ जाए, इस तरह का कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। तारिक साहब, ये जो एक्शन हो रहा है अब एट दिस पॉइंट इन टाइम, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स सेम पेज पे हैं, इसके पीछे खड़े हुए हैं कि जो हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है और ऐसे ही होना चाहिए? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का इससे क्या ताल्लुक जी? अगर इदारा अपने लोगों के, अपने अफसरान के खिलाफ अपने कानून के तहत अमल दरामद कर रहा है तो उसमें सियासतदानों का क्या रोल है? हाँ, अगर किसी का रोल सियासत के अंदर होगा, सियासत के अंदर उसकी इंटरवेंशन होगी, उसका कोई एंगल निकलेगा तो फिर बात समझ आएगी। ये सारी बातें तभी हो सकती हैं, इस पे कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन या पूरी इनपुट तभी दी जा सकती है जब सारी सूरत हाल सामने आ जाए। तारिक साहब, लास्ट एंड वेरी क्विकली ये बताइएगा कि जो कुछ हो रहा है इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी? यानी आपको लगता है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड और यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रास्ता है? अल्लाह करे कोई ऐसा अमल ना हो। हमें तवक्को करनी चाहिए कि बेहतरी के आसार होने चाहिए। मुल्क में पहले हालात बड़े ख़राब हैं, कोई हमारे लिए आसानियाँ तो है नहीं कि हम किसी और बड़ी मुश्किल का शिकार हों या किसी और इम्तिहान का शिकार हों। तो यही तवक्को, इसी की दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह करे बेहतरी के आसार पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया। कायरत साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो इसके ऊपर आ गया। मुस्लिम लीग नून में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक जो तनाज़ा सामने आया था कि ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे थे, मलिक अहमद खान कुछ कह रहे थे, उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी की आला क़यादत इस मामले पर मोहतात है, एहतियात से काम ले रही है। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, जहाँ जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजूद बहस रही और जनरल रिटायर्ड बाजवा का भी जिक्र किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर ने पार्टी रहनुमाओं को साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की फ़ौजी तहवील में जाने के मामले पर बयानबाजी से उन्हें रोका है। नवाज शरीफ ने कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, नून लीग का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का मामला अल्लाह पर छोड़ा था और सब कुछ आवाम देख रहे हैं। अब ऐसा मालूम हो रहा था कि नवाज शरीफ साबिक DGI और साबिक आर्मी चीफ के हवाले से बयान देने से गुरेज़ा हैं और आज भी नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तवक्को जाहिर की जा रही थी कि शायद नवाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और बानी PTI के हवाले से कोई गुफ्तगू करेंगे। पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये खिताब नुमा एक स्टेटमेंट बयान सामने आया जैसे कौम से खिताब हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, सवाल जवाब नहीं हुए। एक बार फिर नवाज शरीफ ने बाजवा जल फैज़ से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। लगता ये कि उनका नया नैरेटिव सामने आ रहा है जो इकोनॉमी फोकस्ड है, जो इकोनॉमिक सेंट्रिक है, जिसमें वो खिदमत को वोट दो की बात कर रहे हैं, वो वोट को इज्जत दो की बात नहीं कर रहे। क्या कह रहे थे सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली। मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए। 35 रुपए किलो आटा जो उस वक्त मिलता था आज बहुत महंगा हो गया। क्या ये वजह मुनासिब थी एक वजीर आजम को निकालने की? उन्होंने पाकिस्तान के एक वजीर आजम को मजाक यानी कि एक बात लगती है जिस पे निकाला। उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे इन सब चीजों को देखकर दुख होता है। उन लोगों को क्या कहूं। अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि गर्मियों के महीने में बिल ज्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ होती है। अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया है। इन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो तरक्याती फंड्स को कम करके इस तरफ इन्होंने मुंतकिल किया है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, आइंदा जो है वो लोगों के लिए मजीद रिलीफ देने के बारे में ये सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं, जो लोगों को इंशाल्लाह सोलर पैनल्स दिए जाएंगे ताकि उनका आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। 700 अरब रुपया खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है सोलर पैनल्स गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लासेस के लिए वो दिया जाएगा। अब पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान नवाज शरीफ साहब ने कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ को अप्रिशिएट भी कर दिया है, थपकी भी दे दी है और शहबाज शरीफ साहब जो सेंटर में बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश और दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन अवाम के लिए अच्छी बात है, ये सब्सिडी होनी चाहिए और ये सब कुछ। और लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब का फोकस भी यही है कि शायद उन्होंने चूज़ कर लिया दोनों रास्तों में से कि एक रास्ता जो मज़ामत का रास्ता है और दूसरा रास्ता वो है जो
खिदमत को वोट दो का रास्ता है, जो इकोनॉमी पे काम करने का रास्ता है। लगता ही है कि वो अब ये जो चैलेंजेस उन्होंने इकोनॉमिक डोमेन में रहते हुए अब लिए हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर, वो उस पर फोकस रहना चाहते हैं। वो इधर उधर की बात भी ना तो किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना जनरल बाजवा की बात सुनना चाहते हैं, ना जनरल फैज़ पर बात करना चाहते हैं, ना खुद करना चाहते हैं, बल्कि पार्टी को भी रोक रहे हैं। तो अगर इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नया बयानिया कहा जाए, या नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी टूटी है तो इससे एक नई चीज़ अनफोल्ड हो रही है कहा जाए, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी, तकरीबन लगभग 1.5 लाख इंजीनियर बेरोजगार है। क्यों है कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात 18 अगस्त को होने जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक 18 अगस्त को होने वाले पीईसी की गवर्निंग बॉडी के इंतखाबात में चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन समेत एग्जीक्यूटिव बॉडी की 46 सीटों पर मजमूई तौर पर 281 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इंजीनियरिंग काउंसिल के हुक्काम के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इंजीनियरिंग काउंसिल बॉडी के इंतखाबात 2024 के लिए मुल्क भर में नादरा के साथ तकरीबन 151 पोलिंग स्टेशंस को हतमी शक्ल दे दी है। अब इंजीनियर्स को मुल्क भर में क्या चैलेंजेस दरपेश है, तो इस वक्त मुल्क भर में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान इंजीनियर्स बेरोजगार बताए जाते हैं। नई नस्ल इंजीनियरिंग से दूर होने लगी है। जहां इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब बदकिस्मती से नीचे आ रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बंद होने पर आ गए हैं। फिर लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दरवाजे बंद कर दिए गए और उन्हें रजिस्ट्रेशन की इजाज़त नहीं है। ऐसी पॉलिसीज बना दी गई है जिनसे इंजीनियर्स के जो पीईसी लाइसेंसेज हैं उनकी खरीदो फरोख्त का धंधा वो भी उरूज पर है। दूसरी जानिब पावर सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बार बार इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इस वक्त मुल्क में 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के वसाइल है, जबकि ज़रूरत इस वक्त 31,000 मेगावाट बिजली की है। बहुत सारे इशूज़ हैं इन पर्टिकुलर जो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग फर्टर्निटी को दरपेश हैं। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग फर्टर्निटी को दरपेश इन चैलेंजेस से जो उनकी नुमाइंदा बॉडी है, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो क्या है, और इस वक्त जो कैंडिडेट्स रेस में हैं वो क्या मैनिफेस्टो लेके मैदान में उतरे हैं, कैसे अट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान की इंजीनियरिंग फर्टर्निटी को, यंग इंजीनियर्स को। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त चेयरमैन दी इंजीनियर्स पाकिस्तान और चेयरमैन फोर ब्रदर्स जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब, उन्होंने में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद सलीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, लगभग पाकिस्तान में कुछ 1.5 लाख के करीब यंग इंजीनियर्स ऐसे हैं जो बेरोजगार बताए जाते हैं। अब ये एक मोहतात अंदाजा है, इस पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये जो बेरोजगार इंजीनियर्स हैं, सबसे पहले तो बताएं कि हुए क्यों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नौबत यहाँ तक क्यों आन पहुंची कि इंजीनियर हमारा मफलूकुल हाल है, और फिर इन बेरोजगार इंजीनियर्स के लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? आप बतौर चेयरमैन पीईसी काम भी करते रहे, फिर इस इलेक्शन के अंदर इस रेस में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो एनी सोल्यूशन दैट यू हैव प्रपोज्ड सो फार? अच्छा, वैसे जो आपने कहा कि 1.5 लाख इंजीनियर बेरोज़गार हैं, ये इतने नहीं, थोड़े से कम हैं। कोई मतलब 60-70 हज़ार के करीब इंजीनियर बेरोज़गार हैं। और जो बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि जो बिक रहा है दुनिया के अंदर हम वो पढ़ा नहीं रहे, और जो बिकता है उसको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया में इंजीनियर कहीं बेरोज़गार नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के इसलिए कि इसका करिकुलर रिवाइज नहीं किया गया। जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं आजकल मांग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, और ये इसके जिसने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लब किया है इंजीनियरिंग को, उनको वो इंजीनियर नहीं मिल रहा। और दुनिया में इस वक्त जो ये स्टडीज़ इस वक्त करिकुलर पढ़ाया जा रहा है, उसका इंजीनियर बाहर निकलता तो कम से कम $3,000 उसकी सैलरी है। द इंजीनियर्स पाकिस्तान ने इसके ऊपर इमीडिएटली सोच विचार की, अपने अकेडमिया को इकट्ठा किया, और हमने जनरेटिव एआई के ऊपर ट्रेनिंग शुरू करवाई। इस वक्त 2,000 इंजीनियर ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा है। फ्रॉम जुलाई 27 से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुआ, और इंशाल्लाह 18 वीक की ट्रेनिंग के बाद ही विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड, और ही वांट टू बी एम्प्लॉयड, देन उसकी एम्प्लॉयमेंट ऑफर की जाएगी ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड सक्सेसफुल पासिंग द होल ट्रेनिंग। तो ये इस वक्त उन्होंने जो हमारे साथ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से दोस्त मौजूद हैं जो वहाँ से ट्रेन कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने बताया है कि जितने भी इसमें सक्सेसफुल होंगे 100% दे विल गेट जॉब। और जॉब भी कितना होगा, मिनिमम $500 से $1,000। अब इस वक्त इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा 16 वीक के बाद,
और ये तो हमने द इंजीनियर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे चलाया था। और इंशाल्लाह हम 18 अगस्त के बाद परसों 18 अगस्त भी पहुंच रही है, तो हमने ये फैसला किया है कि इस प्रोग्राम को हर महीने एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 से 5 हज़ार इंजीनियर को ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह 12 महीने के 1 साल के अंदर 50 से 60 हज़ार इंजीनियर को हम इक्विप कर देंगे। तो जब 50 से 60 हज़ार इंजीनियर इक्विप होगा तो ना सिर्फ वो खुशहाल होगा, बल्कि जो उसकी आमदन पाकिस्तान आएगी उससे पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन क्योंकि जो करंट बॉडी इस वक्त बैठी हुई है उन्होंने इसको राइटली हैंडल नहीं किया, और अगर राइटली हैंडल किया होता तो आज इंजीनियर कम से कम कोई बेरोजगार ना होता। देखिए, ये तो बारिश का पहला कतरा है जिसकी शुरुआत आपने की है, और जाहिर है बहुत कुछ करने की जरूरत है, ये काफी नहीं है। मेरे सवाल का जो पहला हिस्सा था उसके जवाब में आपने कहा कि करिकुलम ठीक नहीं था, ये करिकुलम रिवाइज होना चाहिए था, मार्केट बेस्ड एनालिसिस होता, कंटेम्प्रेरी नीड्स के मुताबिक स्टूडेंट्स को वो पढ़ाया जाता जो इस वक्त असरे हाजिर की ज़रूरत है। देखिए, पीईसी शुड हैव एक्ट एज अ थिंक टैंक, एक ऐसी जगह उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए था कि वो करिकुलम को रिवाइज करने के लिए भी सोल्यूशन प्रपोज करते, फैकल्टी को क्या करना चाहिए उनको भी सोल्यूशन प्रपोज करते, और फिर कितनी बड़ी तादाद में मार्केट के अंदर खपत किस डोमेन किस डिसिप्लिन के अंदर है ये भी प्रपोज की जाती है, और उतनी तादाद में इंजीनियर्स पैदा होते रादर देन कि आप धड़ाधड़ इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। तो क्या पीईसी ने एज अ थिंक टैंक जो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रोल प्ले नहीं किया, और आप क्या समझते हैं कि आप उसमें कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? थिंक टैंक जो है ना जी, ये सेकंड स्टेज है। पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करिकुला बनाए, रिवाइज करे, ये उसके मैंडेट में शामिल है। मैं इसके बाद फ़ौरन अपनी ज़िम्मेदारी पे आता हूँ कि हमारी इसमें ज़िम्मेदारी क्या थी। जब मैंने 21 में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, तो उससे पहले हमने स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी और चाइना की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपने वाइस चांसलर के डेलीगेशन भेजे थे, और इंस्टेड ऑफ इट कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाते, तो हमने कहा लेट्स स्टार्ट विद द 5th जनरेशन एजुकेशन। और इन्होंने वहाँ से देखा जो वो पढ़ा रहे थे वो सारा हमारे पास आया, करिकुला मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का, और हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। और जब उस डॉक्यूमेंट को तैयार होने के बाद अप्रूवल की बारी आई, टेन्योर ख़त्म हो गया, और वो डॉक्यूमेंट पड़ा था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो इस वक्त वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर माफिया आया है, उसने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अगर आज वो अपने कौम के बच्चों को उसके मुताबिक नहीं पढ़ाएंगे तो कल इनको नौकरी कहाँ से बेचारों को मिलेगी। और वो डॉक्यूमेंट आज भी उसी तरह पड़ा। इंशाल्लाह इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अब फर्दर काम हमने बाहर बैठ के कर लिया है, और इसको इंशाल्लाह रिवाइज करके डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं। और परसों के बाद इंशाल्लाह जब 19 अगस्त का सूरज चढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, और ये ज़रूरी है। और मैं अगली बात बताऊं, इट्स नॉट ए स्मॉल बिजनेस, ये इस वक्त $6 ट्रिलियन का बिजनेस है एज द रिपोर्ट ऑफ द UNDP, और पाकिस्तान के इसके अंदर $2 बिलियन का हिस्सा है 6 ट्रिलियन में से। इंडिया का $283 बिलियन का हिस्सा है, और हम कहाँ बैठे हैं? पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट $32 बिलियन है। अगर हम इसको इस एंगल से लें तो मैं ये समझता हूँ कि 32 से 64 बिलियन गवर्नमेंट भी इसमें रिसोर्सेज शामिल कर दे, तो मेरा ख्याल है कि ईयर्स में ये चेंज आ सकती है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को विदाउट यूसी के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के, मशीनें लगाने के, प्रोडक्शन निकालने के, तो ये तो आजकल दुनिया का इतना लिक्विडेटिव बिजनेस है, हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अपना मैंडेट समझ दिए, इसको रिवाइज करेगी इमीडिएटली जो 50-60,000 इंजीनियर बाहर बैठे हैं। सवाल है सर आपसे कि यू सर्व्ड एज अ चेयरमैन पीईसी फॉर कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स, और जब आपने सर्व किया होता है तो आपके ऊपर डिलीवरेंस का, परफॉर्मेंस का, गवर्नेंस का, और जाहिर है you held responsible, you held in a questionable domain। लोग आपसे सवाल करते हैं, पूछते भी आपने क्या किया, तो यकीनन जब आप दोबारा से रेस में हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं बतौर चेयरमैन पीईसी कैंडिडेट, तो लोग आपसे सवाल बहुत सारे करेंगे भी आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, आपने क्या किया। और फिर वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भी अब कुछ नए लोगों को आना चाहिए, नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए, तो उसका कोई काउंटर आर्गुमेंट है आपके पास, कोई काउंटर नैरेटिव है? इस सवाल का जवाब अपने वोटर्स को कैसे कन्विंस करेंगे आप? जी देखें, बड़ा काउंटर नैरेटिव ये है कि हमने जब गए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास 60 करोड़ रुपया था। 21 को बाहर आया हूँ
तो 10 अरब छोड़ के आया हूँ। जब वो 10 अरब बाद और उसके बाद 3 टेक्नोलॉजी सेंटर जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, हमने लाहौर में, पेशावर में और इस्लामाबाद में 3 टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किए, जिसके अंदर इन बच्चों को जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, उस वक्त मार्च 22 में कंप्लीट होने थे तीनों टावर, और कम से कम एक सेंटर में 1000 बच्चों को हमने ये सारा कुछ एजुकेट करना था, इंक्यूबेशन सेंटर बनाने थे, स्टार्टअप बनाने थे, सीनियर्स को ला के उनका इंचार्ज बनाना था, और एक रेवोल्यूशन की आगाज़ होना था 2022 का। सोचें ज़रा, आज 24 में बैठे हैं, 2 साल के बाद अगर ये उस वक्त आगाज़ हो गया होता तो एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते, हम इनकलाब की तरफ जा रहे होते। जनरेटिव एआई एक ऐसा काम है, ऐसा नॉलेज है जो घर बैठ के भी किया जा सकता है। तो मेरा इसके अंदर हिस्सा जो है ना जी, वो नाकामी के लिए नहीं है। ये 3 साल जो इन्होंने आके डफ एंड डम्ब होके बैठे रहे हैं, पैसा मौजूद था। इंजीनियर की जेब में सबसे बड़ा ये फ़ख्र होता है जब पैसा मौजूद हो और प्रोजेक्ट उसको दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक पेशावर का जो टेक्नोलॉजी टावर है, अभी तक वो ग्रे स्ट्रक्चर में, अभी तक उसको फाइनल नहीं हो सका। पंजाब का फाइनल हुआ और इस्लामाबाद का बाहर नहीं आ सका। ये जावेद सलीम, कुरैशी साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। मुझे बड़े क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 18 को पाकिस्तान की इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी वोट करने जा रही होगी, और ऑब्वियसली जब वोट करें तो ये देखना पड़ेगा कि कौन है जो परफॉर्मर है और कौन है जो रिफॉर्म्स ला सकता है, फ्रेटर्निटी की मुश्किलात को दूर कर सकता है। बिजली के बढ़ते बिलों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। गो कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अब बिजली के बढ़ते बिलों पर आलमी रेटिंग एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। पाकिस्तान में बिजली के बिलों ने घरों के किरायों को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में 2021 से बिजली की कीमतों में 155% इजाफा देखा गया। बिजली के बिलों ने पाकिस्तान में घरों के किराए को पीछे छोड़ दिया, यानी किराए की जो शरह है वो कम हो गई है और बिजली के बिल बढ़ गए हैं। IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए रेट में इजाफा और दीगर इस्लाहात के बाइस महंगाई बढ़ी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।